देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए, यानी पदार्थ की 3 अवस्था में पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की कुल अवस्था होती है 5, लेकिन मुख्य अवस्था कितनी होती है? 3। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यानी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को फिर द्रव में, द्रव को फिर से ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सभी परिवर्तन अभी हम लोग किस पर देखा? ताप पर। यानी ताप बदलने पर क्या होता था? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता था। एक बार और हम लिखवाए थे कि किसी भी पदार्थ की अवस्था दाब परिवर्तन पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। यानी दाब को परिवर्तित करके भी हम लोग पदार्थ की अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। तो ताप परिवर्तन के आधार पर हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन देख लिया अपना, पढ़ लिया अच्छे से। अब हम लोग समझ आ रहे हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव। देखो पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं को दाब में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके क्या किया जाता है? उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी दाब को बढ़ाकर, दाब को घटाकर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, ठोस को फिर द्रव में, द्रव को फिर गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो हम लोग जब पढ़े थे ताप परिवर्तन पर, तो हम लोग स्टार्ट किए थे ठोस से, याद है? हम लोग स्टार्ट किए थे बर्फ को पिघलाए थे, फिर पिघला के हम लोग क्या बनाए थे? पानी, फिर पानी को भाप बनाए थे। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़े यार दाब परिवर्तन का प्रभाव, तो यहाँ पर हम लोग गैस से स्टार्ट करेंगे। याद रखना हम लोग पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को संपिंडित, यानी दाब लगा के उसको संपिंडित कर सकते हैं। संपिंडित मतलब होता है कि पदार्थ पर, किसी पदार्थ की अवस्था पर दाब लगा के उनके पदार्थ के कणों को पास पास क्या करना? लाना, संपिंडन कहलाता है। संपिंडन मतलब कंप्रेस्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कंप्रेस्ड। यानी दाब बढ़ाकर पदार्थ के कणों को पास पास लाना क्या कहलाता है? संपिंडन कहलाता है। जैसे तुम लोग बुनिया देखो, बुनिया कैसे बनता है? उसको ऐसे ऐसे लेकर आते हैं, उसे करके इसे लड्डू बना देते हैं, उसको संपिंडन बोले। क्या बोलेंगे? संपिंडन, यानी कि कंप्रेस्ड कर देना। बात समझ रहा है? तो इसी तरह पदार्थ के कणों को क्या किया जाता है? संपिंडित, यानी कि उनको दाब लगाकर, क्या करके? दाब लगा के उनके कणों को नजदीक लाया जा सकता है। हम लोग स्टार्ट करें गैस से। देखो ये हमारे पास एक बीकर है, ये पिस्टन है, इसको क्या नाम है? इसका पिस्टन। ध्यान देखो ये हमारा क्या है? पिस्टन है, और इसमें ये गैस के कण है, गैस के कण। अब इन पर हम लोग क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। ऊपर से क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। जब दाब लगाते हैं तो ध्यान देखना, दाब लगाने पर ये पदार्थ के कण क्या होंगे? भाई इधर से भागने का जगह है नहीं, इधर से भागने का जगह है, नीचे से भागने का जगह नहीं, ऊपर तो जगह ही नहीं है। तो इस पिस्टन को जब ऊपर से लोग दबाते हैं तो ये पदार्थ के कण क्या हो जाते हैं? आपस में पास पास आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पास पास आते हैं। जब पास पास आते हैं तो ध्यान समझो, क्या बताओगे? याद है तुमको हम जब बताए थे कि जब पानी द्रव था, भाप बना था, तो उसके अंदर एक गुप्त उष्मा थी। हाँ, यह भी कौन सी अवस्था में? गैस। इसके अंदर गुप्त उष्मा होगी ना। तो जब इनके कणों को पास पास लाते हैं तो इसमें से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। जब पदार्थ के कणों को दाब लगा के पास पास लाते हैं तो इसमें से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। इस उष्मा को ठंडा करेंगे तभी जाके इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? समझो ध्यान से। पदार्थ के कण बताया ना, तुम लोग चार्ट बनवाओगे तो उसमें लिखा होगा गैस अवस्था में पदार्थ कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है। इसीलिए गैस अवस्था में पदार्थ कण बहुत तेज क्या करते हैं? गति करते, बताए थे। इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बात समझ रहा है? तो इन पर जब दाब लगाया जाता है, ऊपर से दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर। दाब लगाते हैं तो पदार्थ के कण क्या आने लगते हैं? नजदीक नजदीक आने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं। तो जब पदार्थ के पास आते हैं तो इनके अंदर से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। अगर इस उष्मा को ठंडा नहीं किया जाएगा तो पदार्थ कणों को पास पास नहीं लाते। इसलिए अब इस पर क्या किया? जिसका तापमान घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? तापमान घटाया जाएगा। तो क्या बताओगे कि पदार्थ की गैस अवस्था को दाब बढ़ाकर तथा ताप कम करके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। बात समझ रहा है? दाब बढ़ाओगे तो अपने आप इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? गुप्त उष्मा। अब इसमें गुप्त उष्मा क्या होता है? जाना देख, आगे वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो पिस्टन को जब दबाते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है? एक हीट रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है पता है ना? लेटेंट हीट की वजह से। तो हीट जब रिलीज होगा तो क्या होगा? अब इसके टेम्परेचर को कम करेंगे। क्या करेंगे? तो प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है। यहाँ समझो, प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है। बात समझ रहा है?
तो टेम्परेचर डिक्रीज करने और पदार्थ आपस में पास पास है, क्या आएंगे, पास हो जाएंगे। तो यह गैस अवस्था, पिस्टन नीचे आ गया, दिख रहा है पिस्टन नीचे आ गया, तो यहाँ पदार्थ कर थोड़े पास आ गया, तो गैस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो गया, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो क्या होता है, गैस के कणों, जिससे तुम लोग घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो होता है मीथेन गैस होती है और एथिलीन गैस होती है, इस गैस को दाब बढ़ाकर और ताप कम करके, दाब बढ़ाकर ताप कम कर कर उसे सिलेंडर में पैक करके रख दिया जाता है। यही कारण है कि हम जब ऊपर से नोजल खोलते हैं ना तो दाब को कम करते, क्या करते हैं, दाब कम करते, इसलिए वह तुरंत गैस से किस में बदल जाता है, और सॉरी लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। बात समझ रहा है, पहले वो रहता, अंदर हिलाओगे ना टंकी तो गैस की तरह लगेगा कि द्रव भरा हुआ है, क्या लगा हुआ है, द्रव। इसलिए इसका नाम है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी वो द्रवित पेट्रोल का कौन सा अवस्था है, द्रव अवस्था है। दाब बढ़ाया गया है, सॉरी दाब बढ़ाया गया और टेम्परेचर कम किया जा रहा है और कम करके उसे सिलेंडर में रखा गया। जब हम लोग क्या करते हैं, नोब को ऐसे क्या करते हैं, ढीला करते हैं, तो उस पर से दाब को कम करते हैं। दाब कम करने से किसमें होगा, द्रव अवस्था से किसमें बदलता है, गैस अवस्था में। तो लोग लाइटर देखोगे तो लाइटर में भी जो उसमें जो भरा रहता है ना लिक्विड, वह भी दाब बढ़ा के भरते हैं, दाब बढ़ा के भर देते हैं। और जब ऊपर से इसे प्रेस करते हैं तो दाब जब कम होता है, देखते हो गैस अवस्था में निकलता है। कौन सा अवस्था में निकलता है, गैस। और अपने वो चिंगारी रहता है, जल जाता है, ऐसे करोगे चिंगारी का जल जाएगा और गैस अवस्था में निकलता है। तो अंदर रहेगा लिक्विड अवस्था, वो तो दिखता है साफ साफ, इसी तरह सेम सिलेंडर में भरा होता है। जैसा लाइटर में तुम लोगों को दिखता है सेम उस तरह किस में रहता है, लिक्विड में। बात समझ रहा है, तो दाब बढ़ाकर तथा ताप कम करके गैस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। बात समझ रहा है, ये बात समझ आया, हाँ बात समझ आया ना। अब देखो यहाँ पर दाब बढ़ा दिए, क्या द्रव को और दाब बढ़ा के इसका और दूसरा अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। भाई गैस के कणों, बस कणों को जब पास करना है, कणों को पास, इसमें और दाब बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, और दाब बढ़ाएंगे। तो और दाब बढ़ाने पर यह पदार्थ कण और नजदीक आ जाएंगे तो किस अवस्था में परिवर्तित जाएंगे, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब इसका उदाहरण समझो, प्रश्न कहाँ से बन करता है। देखो CO2 एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इस गैस को दाब बढ़ा करता ताप कम करते, दाब बढ़ाते हैं और ताप कम, ये समझ लेना आपने, अब तो समझ गया ना। तो दाब बढ़ाते था गैस को और ताप को कम करते हैं। तो यह गैस अवस्था सीधे किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। और इसके क्रिस्टल कैसे, इसको इसके मतलब कण कैसे दिखते हैं, जैसे बर्फ का आइस क्यूब नहीं होता है, उसी तरह इसके गैस के कण हमें नजर आते हैं। तो ये एक तो इसका देखो ध्यान से, गैस अवस्था में था, गैस अवस्था से सीधे किस में आ गया, ठोस अवस्था में। और इस पर कोई भी पानी के कण नहीं होते, एकदम कैसा रहता है, ड्राई रहता है। कैसा रहता है, ड्राई। इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं शुष्क बर्फ, यानी सूखा हुआ बर्फ। पानी के कण इसमें नहीं है। बात समझ रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि जब ये इसका तापमान बढ़ता है तो पूरा पानी भाप बन के उड़ जाता है और इसमें टेम्परेचर लोग कम भी कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें पानी के कण हम नजर नहीं आते हैं और ये कैसा दम सूखा रहता है, शुष्क रहता है। इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ड्राई आइस। बात समझ रहा है। तो क्वेश्चन बन के आता है ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को दाब बढ़ाकर ताप कम करके ठोस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवापोरेशन। ये लिख लो ब्रा, तुमको समझ में आया। चलो जी ध्यान समझो। अभी हम लोग देखा कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए या तो हमें तापमान परिवर्तन करना होगा, या तो दाब, किसका कॉपी, या तो दाब परिवर्तन करना होगा। क्या करना होगा, या तो तापमान का परिवर्तन करना होगा या तो दाब का परिवर्तन। तुम्हारा कॉपी गिर गया था, बताओ, ठीक। लेकिन क्या होता है, देखो कभी कदार क्या होता है कि कोई भी पदार्थ मतलब द्रव अवस्था में पदार्थ की द्रव अवस्था होती है वह अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पर पहुंचे। क्वथन में समझो, जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा नहीं, उबलने वाले बिंदु पर नहीं पहुंचेगा, तब तक वह द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे समझो कि जैसे तुम कपड़ा धुल के जाके छत पर टांग दिए, तो उसमें से क्या होते हैं, जो जल के कण होते हैं वह गायब हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, गायब होते हैं। तो गायब कैसे होते हैं, क्या उस जो शर्ट तुमने जो कपड़ा धुला था उस कपड़े पे जो जल के कण मौजूद थे, उस जल के कण को क्या उसके क्वथनांक बिंदु तक गर्म किया गया था, नहीं किया गया था।
तो क्या होता है कि हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे भी प्रक्रिया है जिसमें द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पदार्थ के कण परिवर्तित हो जाते हैं बिना अपने क्वथनांक पर पहुंचे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाती है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ कण बिना अपने क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के अणु नहीं पहुंच रहे, अपने क्वथनांक से नीचे ही, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर, 40, 42, 43, 40 मतलब किसी भी टेम्परेचर मैंने अपने क्वथनांक से नीचे। तो क्या बताओगे कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ कण अपने क्वथनांक से नीचे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, पदार्थ के जिससे पदार्थ कण है उसके ऊपरी सतह, पूरा नीचे वाला नहीं। जैसे मान लेते हम गिलास में आप पानी लिए, ठीक है, जैसे यही मान लो इसी में पानी ले लिए, ठीक है, इसमें पानी लिए, यहाँ तक रखे। अच्छा यहाँ पर दिखाई देते हैं, चाहे दिखाएं। इस तरह से हमने एक गिलास ले लिए, ठीक, इस गिलास में क्या भर दिया? पानी, ठीक। अब होगा क्या, ये इसके ऊपरी सतह का कण, नीचे वाला कण नहीं, इसके ऊपरी सतह का कण बिना अपने क्वथनांक पर पहुंचे, यानी क्वथनांक से नीचे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। तो एक बार लिख लेते हैं, क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर द्रव का ऊपरी सतह, द्रव का ऊपरी सतह, याद रखना, द्रव का ऊपरी सतह, ऊपरी सतह के कणों का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तुम्हारा वाष्पीकरण कहलाता है। बात समझ रहा है? तो द्रव का ऊपरी सतह, कौन सा सतह? ऊपरी, मतलब नीचे वाला नहीं, ऊपरी सतह का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तुम्हारा वाष्पीकरण। यह एक सतही प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? सतही प्रक्रिया। यही कारण होता है कि मतलब अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था परिवर्तित हो जाता है। यही कारण होता है कि जब हमने घरों में हम लोग कहीं जाते हैं तो बाल्टी में या ग्लास में पानी रख के जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उसका सतह क्या हो गया? लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि अपर लेवल का सतह का, अपर लेवल का जल के कण क्या हो गया? द्रव अवस्था से गैस अवस्था परिवर्तित हो चुका, उसका क्या हो चुका? वाष्पीकरण हो चुका है। कपड़े का सूखना एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। जल के कणों का क्या होना, जैसे तुम अपना रोड धो दिए, ठीक, रोड धो दिए, रोड क्या हो गया? धीरे धीरे सूखा हो गया। तो जल के ऊपरी कण क्या हो गए? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो गए। तो उनका भी क्या कहलाएगा? तुम्हारा वाष्पीकरण करेगा। क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। हम लोग जाते हैं, चेहरा धुल के आते हैं, इसी तरह पंखा में लिए रहते हैं, उसके जल कण क्या होते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं। यह भी कैसा प्रक्रिया? वाष्पीकरण। बात समझ रहा है? तो क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव के ऊपरी कणों का, ऊपरी सतह का कणों का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता? तुम्हारा वाष्पीकरण कहलाता है। इवापोरेशन। किसी को समझ में कोई दिक्कत? हाँ, बाल्टी का पानी गायब हो गया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्पीकरण। आप समझ में आया? हाँ करिए, हाँ ठीक है। गिलास का पानी लेकर आई थी, गायब हो गया, उसको क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। क्या गायब थोड़ी देगा, पी गए हम ना। बात समझ में आया? समझो धीरे धीरे तब समझ में आएगा। अब आगे तो बताओ, वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? यह एक सतही प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? यानी अपर ऊपरी सतह का जल के कण गायब, क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। ये नहीं कि गिलास के पानी में नीचे वाला कण गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऊपरी सतह कण गायब होता है। बात सुन रहा है? आगे देखते हैं। अब इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वाष्पीकरण या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। कौन कौन से ऐसे कारण जो वाष्पीकरण क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बात समझ रहा है? यानी वाष्पीकरण को घटा सकते हैं, वाष्पीकरण को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखो, पहला तापमान। पहला क्या चीज? तापमान। तापमान को अगर बढ़ाएंगे, देखो ध्यान से, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन, क्या चीज? इवापोरेशन भी बढ़ेगा। तापमान को बढ़ाने पर इवापोरेशन की दर बढ़ जाती है। अब समझो, देखो ठंड के मौसम में धूप थोड़ा सा कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए हम कपड़ा धो के टांग देते हैं, सवेरे टांगते अगले दिन सुबह जाके सूखता है नहीं। हाँ, लेकिन गर्मी के मौसम में दोपहरिया में पसीना गाड़ते हुए गचारो और संजा को झाड़ के पहन दो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, तो वाष्पीकरण बहुत ही जल्दी हो जाता है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि गर्मी में हम लोग के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी में लेट में सूखते हैं। समझ में आया?
क्वेश्चन पूछेगा कि गर्मी में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते थे, ठंडी में क्यों देर से सूखते हैं? तो क्या बताओगे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाती है। बात समझ रहा है? यही कारण है कि लड़कियां ठंडी के मौसम में बाहर धो के 4 घंटा सुखाते हैं और गर्मी में बार के धो के जूड़ा बांध के निकल जाती है। नहीं भाई, तापमान ज्यादा है, फटाफट सूख जाता है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे कि तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और तापमान घटाने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। समझ में आया ये बात? अगला सतही क्षेत्र। अगला सतही क्षेत्र। अब देखो सतही क्षेत्र का मतलब होता है ऐसे, तुम मान लो एक कप लिए, ऐसे गिलास लिए, ठीक, और एक प्लेट ले लिए। ये क्या ले लिए? प्लेट। दोनों में मान लो चाय पीना। अच्छा, गांव के लोग इसी तरह चाय पीते हैं। गांव के लोग को दोनों गिलासी में चाय तो कहेंगे नहीं, एक प्लेट दीजिए, ओमना रख के चाय पीते, फूक फूक के। तो बताओ जल्दी चाय किसमें ठंडा होगा, गिलास में कि इसमें? प्लेट में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का जो कण होगा वह जल्दी क्या होगा, वाष्पीकरण में बदल जाएगा। तो देखो सतह कम है तो ऊपर का सतह क्या, देखो यहाँ पर एरिया कम है, तो बताओ ऊपर के कण को कम जगह मिलेगा वाष्पीकृत होने के लिए। यहाँ पर सतह बढ़ गया तो एकदम फैल गया। अब बताओ वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर का सतह बढ़ गया, तो यहाँ का भी कण वाष्पीकृत होगा, यहाँ का भी। सतह अगर कम कर देंगे तो इतना ही क्या हो जाएगा, एरिया रहेगा, तो इतना ही में वाष्पीकरण क्या होगा, कण वाष्पीकृत होंगे। तो सतह बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब अगला इसमें क्वेश्चन बन के आएगा कि हम लोग जब कप में, कोई प्लेट में चाय पीते हैं या कप में पीते हैं, तो प्लेट में रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों? तो क्या बताओगे कि प्लेट में रखी चाय का सतह का एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है और सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि चाय, प्लेट में रखी चाय जल्दी ठंडी जाती है। ये बात समझ आया? अब आगे समझते हैं ये। तो बताओ सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। चलो यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है पहले ध्यान समझो। क्या बताओगे? वायु में जल की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। वायु में जल की मात्रा क्या बोलते हैं? आर्द्रता। अगर वायु में जल की मात्रा अधिक है, क्या है? अधिक है, तो इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। अब बताओ जैसे मान लेते तुम कपड़ा धुले तो जल के कण वाष्पीकृत होकर कहाँ जाएंगे? वायुमंडल में ही, भाई हवा में ही न जाएंगे। अब बताओ वायु में अगर पहले से वाटर प्रेजेंट है, जल के कण प्रेजेंट है, तो वो अगला जल के कण कहाँ लेके आएगा? जैसे मान लो तुम्हारी कपारे में 2 बोझा लिए हो और तुम्हें 2 बोझाओ ले लो, कहोगे भैया इतना समझ ले, अगला कहाँ से ले? इसी तरह मान लो वायु चल रही है, क्या रही है? वायु चल रही है और वायु में पहले से जल के कण तब घचघचा के भरे हुए हैं, मजे के भरे हुए हैं। अब बताओ वहां से वायु का जल कहाँ से लेगी? क्या करेगी? नहीं ले सकती ना। तो अगर उसमें आर्द्रता पहले से उपस्थित है, आर्द्रता अगर उसमें पहले से अधिक है, तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यही कारण है कि बारिश के मौसम में हम लोग जब कपड़ा धो के टांग देते हैं तो पहले से वायुमंडल में जल के कण प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। अब जल के कण प्रेजेंट है, अब बताओ वो वाष्पीकृत कहाँ होके कहाँ जाएगा? जल वाष्पीकृत होकर कहाँ जाएगा? जैसे एक बस चल रही है, बस में पहले से पैसेंजर सवारी भरे हुए हैं और दूसरा सवारी लेगा? वो नहीं लेगा। अब ऐसा तो नहीं छत्ती बैठाएगा, नहीं लेगा। तो ये क्या बताओगे? आर्द्रता अगर अधिक रहेगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। बात समझ आ रहा है? आर्द्रता का मतलब समझ आया? एयर में जो वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आर्द्रता बोलते हैं। देखो जब ठंड का मौसम रहता है तो हम लोग देखते हैं जब ओस पड़ता है ना, तो वहां पर मतलब एयर में वाटर पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। उस समय भी क्या करते हैं, जब कपड़ा धो के टांगते हैं तो जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता अधिक रहती है, तो वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण कम हो जाती है। बात सुनाया? अगला वायु की गति बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़े। अच्छा इसका तो लिखेंगे, आर्द्रता बढ़ाने पर इवापोरेशन कम हो जाता है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा उल्टा है, बाकी सब सीधा काम करता है। वायु की गति, देखो जब बारिश का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धो के घरे में फैला देते हैं, रंगनी बांध के, डारा बांध के, रस्सी बांध के और पंखा चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है? वायु की गति बढ़ जाती है, और कपड़े सूख जाते हैं। अब बता पंखा बंद कर दो तो कपड़ा देर में सूखेगा,
यानी उस पर से जल के कण लेट में गायब होंगे। लेकिन पंखा चालू कर देंगे तो वाष्पीकरण क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बताओगे, वायु की गति बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। बात समझ में आया, बोलो। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? और हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे होती है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? ये लिख लो प्रात, और नीचे वाला प्रात तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिखोगे।